हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा है 9th सेकंड बुक करने वाले हम। और इसका आखिरी चैप्टर है भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, आपके जो टर्म 2 की अगर हम बात करें तो पहली बुक में से आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, प्लस में चैप्टर की वीडियोस आपको बिल्कुल बनाकर पहले से अपलोड कर रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड बुक की बात करें तो इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से आज लास्ट चैप्टर जो है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल विस्तार से एकदम लाइन टू लाइन समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। 4 वीडियो बना रखी है, बिल्कुल विस्तार से ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है और जो नए टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जुड़े हुए हैं वो भी आपको इस चैप्टर की वीडियो में क्लियर सब कुछ बता रखा है। इस वीडियो में हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्लब स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो देखिए 1991 में। ये था क्या, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि देखो, वैश्वीकरण का दौर है, आप सभी जानते हैं। भारत क्या करता था, संरक्षणवाद की नीति अपनाता था, यानी कि अपने जो देश के उद्योग हैं उनको प्रमोट करता था। बाहर से आने वाली चीज़ों पे, आयात पे कुछ प्रतिबंध लगाए जाते थे या फिर उन चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था जिसके कारण लोग उनको ना खरीदें और देश में बने हुए उद्योगों की चीज़ों को खरीदें। इससे क्या था कि मार्केट में कंपटीशन नहीं था और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं मिलती थी। और वैश्वीकरण के नज़रिए से देखें तो भारत पिछड़ने लगा था। तो ऐसे में ज़रूरत थी नई आर्थिक नीति को अपनाने की। इसके तहत विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1991 में थोड़ा समझा दिया है, आप इसको भी याद रखिए, क्या पता क्वेश्चन कैसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़ा वर्ग किसे कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन तो शायद आपको इसके लिए देखने की भी जरूरत नहीं, आप आराम से लिख दोगे। देखिए, ऐसा समुदाय जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हो या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं, पिछड़ा समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो देखिए, बीएसपी, बसपा बोलते हैं ना इसको। तो बीएसपी जो है ये आपने देखा होगा यूपी में ज़्यादा दिखते हैं आपको सक्रिय, बाकी जगह पे तो इतना ज़्यादा जनाधार है नहीं, लेकिन इन्होंने यूपी में सरकार बनाई थी। तो ये जो पार्टी है इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? कांसीराम ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में कब गठबंधन सरकारों का युग केंद्र में प्रारंभ हुआ? देखिए, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है केंद्र में, तो केंद्र की बात करें तो आप ये कहोगे 1989। अगर मान लो यहाँ पे मैं केंद्र की जगह में आपसे ये बोलता कि बताइए राज्यों में गठबंधन का दौर कब देखने को मिला, तो 1967 में ही देखने को मिल गया था। ठीक है, ये हमने चैप्टर में पहले ही पढ़ा हुआ है कि आपको पता है 1967 में पहली बार ऐसा हुआ था, कांग्रेस 7+2 राज्यों से चली गई थी, सरकार नहीं, 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने गठबंधन करके ही वहाँ पे सरकार बनाई थी। तो 1967 में राज्यों में देख लिया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन है केंद्र में। तो ये आपका 1989 के बाद से। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप ये कहोगे कि सर 1977 जो आपातकाल के बाद जो सरकार बनी थी जनता पार्टी वाली, वो भी तो गठबंधन सरकार थी। तो हाँ, हम कहेंगे वो भी गठबंधन सरकार थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। अगर आपसे ये पूछे पहली बार केंद्र में, ठीक है, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी गठबंधन सरकार कब बनी थी, तब आप बोलोगे 1977 वो आपातकाल के बाद वाले समय को। लेकिन यहाँ पे है कि युग की शुरुआत हो गई थी, यानी 1989 के बाद लंबे समय तक 2000, आप देखोगे 1984 से ही मान लो आप। ठीक है, 1984 में लास्ट बहुमत वाली सरकार थी, वरना उसके बाद जो 1989 से लेके 2014 से पहले तक की जितना भी सरकारें बनी है वो सारी की सारी गठबंधन वाली सरकारें बनती थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, ये सारी याद रखनी है चीज़ें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस में कब गठबंधन राजनीति की हकीकत को समझकर केंद्रीय स्तर पर गठबंधन कर सरकार बनाई थी? तो देखिए, जब सबको पता लग गया था कि भाई अब बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या करना है, गठबंधन ही बनाना होगा। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपना एक गठबंधन बना लिया था 2004 में। इंपॉर्टेंट है, आगे मैं उन गठबंधनों का नाम भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप क्वेश्चन देखते जाओ। समान नागरिक संहिता से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये होता है कि सभी के लिए, मतलब एक जैसे कानून हो। ठीक है, देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून पद्धति को समान नागरिक संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? जब एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां
आपस में मिलकर सरकार बनाए तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मान लो किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिल पाए, तो वो क्या करते हैं, अन्य पार्टियों का सपोर्ट ले लेते हैं, यानी उनसे गठबंधन कर लेते हैं और फिर सरकार बना लेते हैं। ठीक है, तो ये गठबंधन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की 2 मुख्य सिफारिश कौन सी थी? तो देखिए, सबसे पहला आपको याद रखना है कि ये जो ओबीसी हैं, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन देने की मांग की गई थी इसके तहत, मंडल आयोग के तहत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है, ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो भूमि सुधार के जो कानून थे उसको अमली जामा पहनाना। सॉरी, देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भूमि सुधार के कानून थे वो तो पहले ही ला दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जमीनी स्तर पर उतने अच्छे से लागू नहीं थे, यानी उन कानूनों को और मजबूती से लागू करना, ये सारी चीजें इसके तहत थी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मोर्चा में मुख्य घटक दल जो था वो कौन था? इस गठबंधन का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, इसमें काफी सारे क्वेश्चन मैंने सपोर्टिंग मटेरियल से भी ले रखे हैं और काफी सारे एनसीईआरटी के अंदर से भी बनाए हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ध्यान से देखो, पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ले रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय मोर्चा दल की बात करें तो ये जनता दल हो जाएगा, ये इसका महत्वपूर्ण घटक था, इसके साथ था। ठीक है, और बोफोर्स मुद्दा को लेकर इन्होंने क्या करा था, विवाद किया था। और बोफोर्स मुद्दे पे मैंने जो चैप्टर की वीडियोस में थोड़ा डिटेल में बताया हो, आप चैप्टर की वीडियो को देख लेना। यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देते हैं। शाहबानो प्रकरण, ये भी आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो क्या था भाई, शाहबानो जो थी एक मुस्लिम महिला थी, इनका तलाक हो गया था, तो इन्होंने क्या करा, जो कोर्ट थी उसमें अर्जी डाल दी थी, अपने गुजारे भत्ते की मांग की थी। कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुना दिया था और इनका जो हस्बैंड था उनको कहा था कि आपको क्या करना है, गुजारा भत्ता देना है। ठीक है, लेकिन इस मामले को लेकर जो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ आ गया, और ऐसे में जो मुस्लिम थे उन्होंने भीड़ लगाई और विरोध करा। तो उस समय में राजीव गांधी जो थे उनकी सत्ता में थे वो, तो उन्होंने क्या करा, इस कोर्ट के फैसले को ही निरस्त करवा दिया। ठीक है, अधिनियम के तहत। तो ये देखो किस प्रकार का तुष्टीकरण होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाजपा को 1986 में किन 2 मुख्य घटनाओं के कारण उभरने का मौका मिला? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, एक तो शाहबानो का जो मुद्दा था इसको इन्होंने मुद्दा बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो सरकार ने जो करा वो गलत था। ठीक है, तो उन्होंने इसको मुद्दा ही बना लिया। सेकंड देखो, अयोध्या वाला जो मामला है, जो बाबरी मस्जिद वाला मामला था, इसको, तो इन मुद्दों को लेकर इनको मौका मिल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाम सेफ का शब्द विस्तार यानी फुल फॉर्म बतानी है आपको बाम सेफ की, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज फेडरेशन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम है, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक पर वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा लिया गया विधेयक समान नागरिक संहिता की ओर कदम है, स्पष्ट करें। तो यस, देखिए क्या था कि जो मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या होता था कि 3 बार तलाक बोलकर उनको तलाक दे दिया जाता था, तो इसके ये जो चीज़ें थी ये गलत थी, तो इसके लिए क्या लाया गया था, कानून बना दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे विधेयक है, ये विधेयक की जगह ये तो कानून बन चुका है, आप कानून ही यहाँ पे माने इसे। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला हुआ है, तो ऐसे में जो ये 3 तलाक वाली प्रथा थी इसको समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को भी सरकार ने समानता का अधिकार दिलाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का युग कब आरंभ हुआ? देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, हमने पढ़ा था, तो इसको थोड़ा विस्तार से देखिए। आपको बताया था 1989 के बाद से केंद्रीय स्तर पे गठबंधन की सरकार देखने को मिलती है। ये क्यों होता था? क्योंकि देखो इसके बाद से जितने भी मतलब चुनाव हुए थे उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत ही नहीं मिल पाता था। जब बहुमत नहीं मिलता था तो ऐसी स्थिति में उनके सामने मजबूरी हो जाती थी कि उनको गठबंधन बनाना पड़ता था। तो उसके बाद जो भी सरकारें आई थी वो केवल गठबंधन बनाकर, ठीक है, आई हुई थी। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक के आखिर के वर्षों में भारत में आए 5 प्रमुख बदलाव। अब देखो ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आएगा क्योंकि ये बात है 1989 से लेके और 1992 के आसपास तक की। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं 1989 से लेके 1992 के बीच में 5 महत्वपूर्ण जो बदलाव आए वो बताओ, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे 1980 के दशक के लास्ट के में, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में, क्योंकि बीच में पड़ रहा है मामला 1989 जो है ना ये बीच में पड़ रहा है, इसकी वजह से क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई जा सकती है। तो आपको मतलब पता होना चाहिए, पॉइंट यही बनेंगे क्योंकि इस चैप्टर में यही पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बदलाव हुए। सबसे पहले हम बोलेंगे कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई। कांग्रेस प्रणाली का मतलब यहाँ पे क्या है? कांग्रेस प्रणाली का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि आज़ादी के बाद से
केंद्र में किसने सबसे ज़्यादा सरकार बनाई थी, तो आप कहोगे कांग्रेस ने। हमेशा उसको मतलब बहुमत ही मिल जाता था, कभी कोई दिक्कत इतनी आती नहीं थी इनको, तो इसको कांग्रेस प्रणाली कहा जाने लगा था। लेकिन ये सिस्टम ही खत्म हो गया था, क्योंकि 1989 के बाद जो सरकारें बनी थी ना, वो सारी की सारी गठबंधन थी। वो अपने दम पे नहीं बनाई थी किसी ने भी सरकार, गठबंधन से बनती थी। तो ये कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई थी, एक ये पॉइंट बनेगा। फिर क्या है, भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका। ये बीजेपी जो थी ये इस समय में उभर रही थी, ठीक है, ये उनका उभरने का सही टाइम था, ये आप ये कह सकते हो। इसके अलावा एक मंडल मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नई आर्थिक नीति 1991 अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद बाबरी मस्जिद 1992 में गिरा दी गई थी, ये विवाद जो था यहाँ का। इसके बाद है गठबंधन की राजनीति का उदय देखने को मिलता है, शाहबानों का टॉपिक। तो ये सारे के सारे टॉपिक हो जाते हैं। इसमें से कोई 5 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते थे कि भाई ऐसे ऐसे ये 5 पॉइंट बता देते, बस हो जाता। अगला देखते हैं क्वेश्चन, राजीव गांधी की हत्या कब और किसने की थी। तो देखिए ये तमिलनाडु में गए हुए थे अपने चुनाव प्रचार के लिए, रैली वगैरह जो इनकी थी, ठीक है, वहाँ पे इनको जनता से मिलना था, जनता को संबोधन करना था। तो वहाँ पे क्या था कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी सन 1991 में, और चुनाव अभियान के दौरान हुई थी तमिलनाडु में। किसने की थी, तो जो लिट्टे समर्थक जो श्रीलंकाई तमिल थे उनके द्वारा की गई थी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मंडल मुद्दा क्या था। तो देखिए मंडल आयोग जो है ये 1978 में इसको बनाया गया था जनता पार्टी की सरकार ने। आपको पता होगा जो 1977 वो जो चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद, तो जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उन्होंने इसका गठन किया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम ही मंडल आयोग पड़ गया, ठीक है। 1980 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। सिफारिशें इसकी ये थी कि 27% ओबीसी जो है उसको आरक्षण दे दिया जाए, और भूमि सुधार के जो कानून है उसको अमली जामा पहनाया जाए, उसको लागू किया जाए, ऐसे कुछ इनकी सिफारिशें थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ 1990 में देखिए 78 में जनता पार्टी ने बनाया है और 80 में इसने अपनी सिफारिश दी है। फिर जब 1990 में सरकार आती है वीपी सिंह की, तो इन्होंने क्या करा, इनकी बातों को लागू कर दिया, ये जो आरक्षण वाला मुद्दा था। लेकिन इस जब ये लागू किया तो उसके बाद क्या हुआ, उत्तर भारत में कई जगह पे दंगे हो गए थे, हिंसक विरोध प्रदर्शन हो गया था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को किन दो परस्पर विरोधी राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया। देखो दो राजनीतिक पार्टियां और दोनों एक दूसरे के अपोजिट विरोधी, लेकिन उन्होंने एक पार्टी को समर्थन दिया, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया। क्यों दिया इसको देखते हैं, तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। देखिए एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है वाम मोर्चा, ये अपोजिट हैं, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता में ना आए, इसलिए इन्होंने इसको समर्थन दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या विवाद क्या है। अब ये विवाद खत्म हो चुका है, तो देखते हैं क्या है। अयोध्या विवाद का संबंध अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे से था जो बाबरी मस्जिद कहलाता था। हिंदू समुदाय ने इस स्थान को पवित्र मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार यहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, आ सकते हैं क्वेश्चन। जबकि 16वीं शताब्दी में जो मीर बाकी था उसने यहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया, काफी लंबे समय तक यह मुकदमा चला है। भाजपा ने इसे चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बना लिया और इसका समाधान अब हो चुका है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे फैसला दे दिया और वहां पे राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है 2 नंबर में 4 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है कि सन 1992 की बात है, दिसंबर 1992 की बात है। इसमें अयोध्या घटना के क्या प्रभाव पड़े, तो जब ये बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी तो उसके बाद क्या प्रभाव हुए, तो देखते हैं। बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था इसके बाद जो भाजपा सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था, केंद्र सरकार द्वारा जांच के लिए एक आयोग बना दिया गया था, ज्यादातर राजनीतिक दलों द्वारा घटना की निंदा की गई थी। तो ये 4 मुख्य मुद्दे हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये चीजें हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गठबंधन राजनीति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक आपको प्रभाव बताने। तो पॉजिटिव की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए जो गठबंधन वाली राजनीति है उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या सकारात्मक, तो इसमें क्षेत्रीय संतुलन में सहायक होता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय जो पार्टी होती है, लोकल पार्टियां, उनको भी चाहे उनकी 1 सीट हो 2 सीट हो, गठबंधन में उनको शामिल कर लिया जाता है, यानी उनका महत्व बढ़ जाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब देखो जैसे मान लो कोई बड़ी पार्टी है, उसने लोकसभा में बहुत सारी सीटें जीत ली स्टेट में हर जगह से, तो वो सत्ता में आ गई। लेकिन अगर वो गठबंधन वाली सरकार से आती है तो उसमें कई सारे अन्य पार्टियां भी होती है,
तो ऐसे में अन्य पार्टियों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व बढ़ता है। लेकिन अगर एक ही पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो फिर बाकी पार्टियों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सकारात्मक में ये हम कह सकते हैं, अच्छा पॉइंट है ये। इसके बाद है छोटे और जो क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है उसका भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे तो कोई 1-2 सीट वाली पार्टी इतना महत्व नहीं रखती है, लेकिन मान लो जब गठबंधन वाला मामला आ जाए तो वहाँ पे 1 सीट वाली पार्टी भी बहुत महत्व रखती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सकारात्मक। नकारात्मक की बात करें तो देखते हैं इसमें, इससे राजनीतिक अस्थिरता होती है, क्योंकि मान लो 2-3 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन करके सरकार बना ली, कल को कोई विवाद हो जाता है तो कोई पार्टी अगर अपना सपोर्ट खींच लेती है या गठबंधन को तोड़ देती है तो उससे वो सरकार जो होती है वो मतलब गिर जाएगी। ठीक है, तो इससे राजनीतिक अस्थिरता आती है और नीतियों की दृढ़ता में कमी। अब क्या होता है, जब कोई बहुमत वाली सरकार होती है तो वो अपने दम पे फैसले ले सकती है और पॉलिसी बना सकती है, लेकिन जब वो गठबंधन वाली सरकार होती है तो उसे अपने राजनीतिक दलों जो उसके गठबंधन में होते हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनके दबाव में पॉलिसी बनानी पड़ती है, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1989 से 2004 के चुनाव तक लोकसभा में किस पार्टी के स्थान बढ़ते रहे? तो बीजेपी जो थी इसका स्थान बढ़ता रहा। ठीक है, धीरे 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 ये ग्रो होती रही। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, तीनों पेपर में आए हुए हैं अलग अलग ईयर में। क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकार के उदय का वर्णन कीजिए। ये हम पहले ही बता चुके हैं। 1989 से 2004 तक भारत में 9 गठबंधन की सरकारें बनी हैं। इनमें से किन्हीं 2 गठबंधन सरकारों के उत्थान तथा पतन का विश्लेषण करो। भारत में गठबंधन की राजनीति का एक लंबा दौर कब और क्यों प्रारंभ हुआ? तो देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 1989 तक जो भी सरकारें बनी थी ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1989 का जो चुनाव हुआ उसमें बहुमत नहीं मिला। ऐसे में क्या करना पड़ा, उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। उसके बाद जब भी चुनाव हुए हमेशा गठबंधन की सरकार ही आती रही। तो ये हो गया था केंद्रीय स्तर पे एक युग शुरू हो गया था, हम ऐसे कह सकते हैं। तो भारत में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का दौर 1989 के चुनाव के बाद दिखा, क्योंकि क्या हुआ था, इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद एक के बाद एक जो भी सरकारें आती रही वो सब की सब गठबंधन वाली सरकारें आती रही। देश में पहली बार गठबंधन की सरकार, पूछे पहली बार केंद्र में गठबंधन की सरकार, तो 1977 वाला जनता पार्टी जनता दल वाला आप बता सकते हो। ठीक है, जो आपातकाल के बाद बनाई गई थी, मोरारजी देसाई जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने थे। हालांकि 18 मंथ ही चल पाई थी सरकार, नहीं चल पाई थी। ठीक है, क्योंकि आपसी तालमेल नहीं था और विवाद था, तो इसको लेकर चली नहीं जाता। लेकिन पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में भी आपसे। 2 सरकारों का पतन और उत्थान, इसमें आप कोई भी 2 सरकार बता सकते हो, वाम मोर्चा या फिर ठीक है राष्ट्रीय मोर्चा, किसी का भी बता सकते हो आप। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट। भारतीय राजनीति में यह वह समय था जब क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर सभी सरकारें बनी, क्योंकि जब तक बहुमत नहीं मिलेगा तब तक उनको गठबंधन करना ही पड़ेगा, यही होता है। ऐसे में क्या था, क्षेत्रीय दलों का भी महत्व बढ़ रहा था। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार देखोगे, ये भी एक तरह से गठबंधन है। फिर 1996 और 1997 में संयुक्त मोर्चा, ये भी गठबंधन सरकार है। 1998 1999 में जो राजग एनडीए, ये गठबंधन है। 2004 में जो सपरंग है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको कहा जाता है यूपीए, ये भी क्या है, गठबंधन है। अब यहाँ पे देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, मैंने चैप्टर में ज्यादा विस्तार से बताया, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ लो। एनडीए और यूपीए ये आपको बताया हुआ है कब कब कैसे कैसे बना। तो ये है क्या, देखिए ये गठबंधन है। बाद में जब इनको बड़ी पार्टियों को पता लग गया था कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुमत नहीं मिल पाता है, तो हमें एक बड़ा गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो क्या करा, एक गठबंधन बनाया। ठीक है, एनडीए। तो इसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, तो इसकी जो मुख्य पार्टी है वो कौन सी है, बीजेपी। बीजेपी प्लस में अन्य पार्टियां। ऐसे ही कांग्रेस ने भी क्या करा, एक गठबंधन बना लिया, यूपीए। ठीक है, ये किसका, इसमें मेन पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है, और इसके साथ अन्य पार्टियां, कई सारी पार्टियां इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से फिर बाद में जो भी सरकारें चल रही है ना वो सारी गठबंधन की आई। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, 2014 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। ठीक है, पूरा बहुमत मिल गया। और 1984 के बाद, यानी लगभग 30 साल के बाद ये हुआ। तो ये जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना गठबंधन नहीं तोड़ा, एनडीए के साथ ही सत्ता में आए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं, किन मुद्दों पर भारतीय राजनीति दलों में लगभग सहमति है। इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो 3-4 मुद्दे ऐसे हैं, हालांकि राजनीतिक पार्टियों की आपस में बनती नहीं है,
लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग सहमति है। वो 4 मुद्दे देखो कौन कौन से हैं। नई आर्थिक नीति जब ये लाई जा रही थी तो लगभग सभी पार्टियां इस पे तैयार हो गई थी। पिछड़ी जाति के जो राजनीतिक और सामाजिक दायवे हैं उनकी स्वीकृति के लिए भी लगभग सभी पार्टियां जो है वो मान गई थी। क्षेत्रीय दलों की भूमिका और साझेदारी को स्वीकृति भी सभी पार्टियों ने दिया था। और विचारधारा विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पे यानी काम करके दिखाओ, इस पे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो इस इन 4 पॉइंट पे लगभग सभी पार्टियां तैयार है। तो ये याद रखें, ये आता पेपर में बहुत ज्यादा है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। 2014 के चुनाव में भाजपा की जीत से गठबंधन सरकारों का अंत हो गया। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, ध्यान दो। 2014 में बीजेपी की ने क्या किया था, पूरा बहुमत ले लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी ने केवल अपने दम पे सरकार बनाई, एनडीए को छोड़ दिया, नहीं। एनडीए गठबंधन साथ में ही है, उनके गठबंधन के साथ ही है ये सरकार, ये मानिए, ठीक है। हालांकि अगर बाकी पार्टियां पीछे भी हट जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, सरकार तो बना ही लेती, लेकिन फिर भी गठबंधन को नहीं छोड़ा, ये पॉइंट याद रखना बस। तो इसके पक्ष में देखो, 1984 के बाद लगभग 30 साल के बाद अगर हम बात करें तो 2014 में बीजेपी को पूरा बहुमत मिल गया था, ठीक है। कांग्रेस का इसमें सफाया हो गया था। और इतनी बुरी हार है ये 1977 के चुनाव में ही आप मान लो, इमरजेंसी के बाद ही हुई होगी इनकी। इसके बाद है यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, अधिकतर होगा, ठीक है। अधिकतर जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो भी कमजोर होती दिखी है, उनको भी कोई खास यहाँ पे बहुमत नहीं मिला, एक तरफा मतलब वोट मिले थे, ये आप कह सकते हो। विपक्ष में देखते हैं, पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद भी भाजपा का एनडीए को साथ लेकर चलना, ये एक पॉइंट है कि हम ये नहीं कह सकते कि गठबंधन का दौर खत्म हो गया, बल्कि इतना बहुमत मिलने के बाद भी वो एनडीए के साथ है, ये पॉइंट याद रखें। 3 क्षेत्रीय दलों तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, अन्ना द्रमुक, इनका फिर भी इनके स्टेट में क्या है, वर्चस्व है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो ये खत्म हो जाता है। और आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको नोट्स हमारे अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाके आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट .com सर्च करना है, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें फिर क्लास में सिलेक्ट करके जो भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा ग्रुप है। वहाँ पे आपको ये जो वीडियोज़ के लिंक वगैरह होते हैं, प्ले लिस्ट वगैरह, वो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।